तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और भाई सच कहूं तो ये ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की कहानी अब जिस मोड़ पर पहुंच गई है वो दिन ब दिन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हर पल नए नए और खतरनाक सिनारियोस सामने आ रहे हैं और कहानी अभी बहुत लंबी है, पर मैं इसे जल्द से जल्द आप लोगों के लिए पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का एपिसोड तो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा कहानी को शुरू करते हैं। डोग्जा मुस्कुराने लगता है और सोचता है कि उसे खुद यकीन नहीं हो रहा कि वो इस मैसेज को देखकर सच में इतना खुश है। पिल्डू की मशीन गनें मास्क्ड मैन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती हैं। वे नकाबपोश आदमी दर्द से चिल्लाते हैं कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। देखते ही देखते वो मशीन गनें एक विशाल किले का रूप लेने लगती हैं। डोग्जा सोचता है कि ये सिर्फ एक मिलिटराइज्ड जोन नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा मिलिटराइज्ड फोर्ट्रेस है। डोग्जा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि पिल्डू का स्टिग्मा लेवल अब लेवल 10 के भी पार निकल गया है। तभी एक छोटा बंदा सबको हमला करने का ऑर्डर देता है और छोटे पुरुषों की एक पूरी फौज नकाबपोशों पर टूट पड़ती है। पिल्डू भी उन पर लगातार गोलियां चलाना जारी रखता है। पिल्डू पीछे से आता है और पूरे टशन में कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ बिना इजाजत घुसपैठ करना बंद करो और चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। नकाबपोश आदमी डरे हुए कहते हैं कि अभी के लिए वे रिट्रीट कर रहे हैं और छोटे लोग पागलों की तरह जश्न मनाने लगते हैं कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है और कैटास्ट्रोफी को खदेड़ दिया है। वे अपनी गॉडेस की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। तभी किले से कोई बड़े स्टाइल में नीचे जंप मारता है। डोग्जा उसे देखता है और कहता है कि भाई, तुमने तो मार्केट में अपना काफी नाम बना लिया है। सुयंग डोग्जा की तरफ बढ़ना शुरू करती है और कहती है, लॉन्ग टाइम नो सी डोग्जा। वो अपनी उंगली उसकी गर्दन पर रखती है और उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम हमेशा की तरह ही अगली हो। कुछ समय बाद सुयंग अपनी कहानी सुनाती है कि जब वो सड़क पर पैदल चल रही थी तो उसे सर्वाइवर्स से भरी एक बस ने जोरदार टक्कर मार दी थी। डोग्जा उसे डिसबिलीफ के साथ झटके से देखता है और कहता है कि इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। डोग्जा पूछता है, पिल्डू का क्या सीन हुआ? सुयंग कहती है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, पर वो रिवर में जाकर डूब गया था। डोग्जा पूछता है कि क्या यहाँ कोई फैंटेसी नॉवेल चल रही है, और सुयंग बिना किसी एक्सप्रेशन के एकदम इम्पैसिवली जवाब देती है कि तुम शायद भूल गए हो कि हम अभी किस सिचुएशन में हैं। डोग्जा पूछता है कि ये गॉडेस वाला क्या नाटक है और क्या तुमने उन मासूम लोगों को ऐसा कहने के लिए मजबूर किया है? सुयंग कहती है कि तुम हमेशा बकवास करते रहते हो और शायद मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। पिल्डू कहता है कि तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही है। डोग्जा पिल्डू की तरफ देख रहा होता है। पिल्डू पूछता है कि क्या घूर रहे हो, और डोग्जा उसे बताता है कि वो सॉरी फील कर रहा है कि वो उसका बेहतर ख्याल नहीं रख सका। पिल्डू कहता है, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने तुमसे मदद की भीख मांगी थी। वो पूछता है कि क्या डोग्जा का दिमाग भी श्रिंक होकर छोटा हो गया है। डोग्जा कहता है कि वो बस ये इसलिए कह रहा है क्योंकि वो वाकई सॉरी है और उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहता है। पिल्डू ये सुनकर एकदम सरप्राइज्ड और स्टन्ड रह जाता है। डोग्जा को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसने डिफेंस मास्टर से वादा किया था कि वो पिल्डू का ख्याल रखेगा। सिस्टम डोग्जा को नोटिफाई करता है कि कॉन्स्टलेशन डिफेंस मास्टर उसकी इन बातों पर हंस रहा है। पिल्डू डोग्जा से कहता है कि अब से उसे उसका बेहतर ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए। सिस्टम बताता है कि डोग्जा ने डिफेंस मास्टर को 5000 कॉइन्स गिफ्ट किए हैं और कॉन्स्टलेशन डिफेंस मास्टर हिचकिचाते हुए अपना सिर हिलाता है। डोग्जा सुयंग की तरफ देखता है और सोचता है कि ये अच्छा है कि वे सब जिंदा हैं, भले ही वे छोटे हो गए हों। वो अचानक सोचता है कि इन दोनों ने कैटास्ट्रोफी बनने से मना क्यों किया और छोटा होना क्यों चुना। ये बिल्कुल भी उनके नेचर जैसा नहीं है कि वे इतने सेल्फलेस बन जाएं। तभी मिचियो जंगल से बाहर आता है और डोग्जा की तरफ हाथ हिलाना शुरू करता है। वो उनकी जान बचाने के लिए उन्हें थैंक यू कहता है और डोग्जा को बताता है कि अगर पिल्डू और सुयंग नहीं होते तो आज वे सब मारे जाते। सुयंग कहती है कि वो तो बस अपना काम कर रही है और डोग्जा सोचता है कि ये कितनी ब्रेजन है। वो डोग्जा की तरफ देखकर पूछती है, क्या हुआ? और वो जवाब देता है कि ये कुछ भी नहीं है। जिहे सुयंग से पूछती है कि वो किस ग्रुप से है और उसे बताती है कि उसके कॉम्बैट स्किल्स तो किसी राजा के लेवल के हैं। जिहे कहती है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। डोग्जा और सुयंग एकदम अलार्म्ड हो जाते हैं। डोग्जा सोचता है कि इन्हें नहीं पता कि सुयंग ही वो फर्स्ट डिसाइपल थी और चुंगमुरो में जिहे को सबसे ज्यादा चोट उसी ने पहुंचाई थी। अगर उसे पता चल गया कि सुयंग कौन थी तो वो चुप नहीं बैठेगी। डोग्जा बात संभालते हुए जिहे को बताता है कि वो मेरी एक दोस्त है और इसका टेम्पर काफी शॉर्ट है, इसलिए इसे अकेले ट्रैवल करना ही पसंद है। सुयंग ये सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वो सच में उसकी दोस्त है। डोग्जा कहता है, हाँ, हम बहुत पुराने दोस्त हैं और सिनेरियो शुरू होने से पहले से ही दोस्त रहे हैं। असुका रेन अपना हाथ उठाती है और कहती है कि बीच में बोलने के लिए सॉरी चाहती हूँ, पर क्या वो कुछ पूछ सकती है?
जिहे डोग्जा के कान में फुसफुसाती है कि तुम लड़कियों के मामले में काफी लकी लगते हो और पूछती है कि क्या वो प्रिटी लेडी भी तुम्हारी दोस्त है। डोग्जा उसे बताता है कि नहीं, वो एक जापानी इनकारनेशन है जिसे उसने कैद से बचाया है। जिहे कहती है कि वे हमारे दुश्मन हैं। डोग्जा उसे समझाता है कि ये सिनेरियो जापान और कोरिया के बीच का मुकाबला नहीं है, बल्कि छोटे लोगों और कैटास्ट्रोफीज के बीच की एक लड़ाई है। सुयंग डोग्जा से पूछती है कि वो कौन है और क्या वो उस TWSA नॉवल में कोई किरदार थी। डोग्जा पूछता है कि क्या तुम उसे नहीं जानती। सुयंग कहती है कि उसे टेम्पर इश्यूज हैं, इसलिए वो फालतू नॉवेल्स आखिर तक नहीं पढ़ती। डोग्जा सोचता है कि अगर उसने एपिसोड 100 तक भी पढ़ा है तो उसे पता होना चाहिए कि क्या हुआ था। असुका रेन सुयंग से पूछती है कि उसने पीस लैंड के नॉर्दर्न एरिया को पहले ही कैसे जीत लिया। सुयंग डोग्जा से पूछती है कि वो क्या कह रही है। डोग्जा उसे बताता है कि वो पूछ रही है कि तुम यहाँ गॉडेस के रूप में कैसे फेमस हो गई। डोग्जा सोचता है कि वो खुद भी इस बारे में जानने के लिए क्यूरियस है। डोग्जा हिसाब लगाता है कि अर्थ पर एक दिन पीस लैंड के 3 दिन के बराबर है और जब से वे अलग हुए हैं तब से 1 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा समय हुआ है, जिसका मतलब है कि सुयंग ने पीस लैंड में पहले ही 3 वीक्स बिता दिए हैं। उसने वापस अर्थ पर सिर्फ 1 हफ्ते में किंग ऑफ प्रॉफिट्स बनने का मैनेजमेंट कर लिया था, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 3 हफ्ते में देवी बन गई। सुयंग बताती है कि वे पीस लैंड के नॉर्दर्न रीजन में गिरे थे। वो और पिल्डू वेरोनिका कासल के बीच में गिरे थे जो उस वक्त अंडर सीज में था। जापान के लोगों की पहली टीम वेरोनिका पर हमला कर रही थी। वो तो बस लाशों को लूटकर भागने वाली थी, लेकिन तभी वे लोग उनसे बातें करने लगे। डोग्जा पूछता है कि क्या तुमने उन्हें मार दिया, और वो कहती है बेशक, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती अगर मुझे पता होता कि मैं छोटी हो जाऊंगी। डोग्जा सोचता है कि वेरोनिका का साम्राज्य तबाही की कगार पर था और 2 लोग बीच घेरे में किले में गिरकर कैटास्ट्रोफे को मार देते हैं। अब वो समझ जाता है कि वे छोटे लोगों को भगवान जैसे क्यों लगे होंगे, और ये भी बताता है कि छोटे लोगों ने उन्हें देखते ही इतनी नफरत के साथ उन पर हमला क्यों किया था। कुछ समय बाद हर कोई किले में वापस लौट आता है और छोटे लोग ये देखकर खुश होते हैं कि देवी वापस आ गई है। डोग्जा सोचता है कि इस दुनिया के लोग पुराने जमाने के इंसानों जैसे दिखते हैं। यहाँ कोई स्वॉर्ड मास्टर्स या महान जादूगर नहीं है, और इसके ऊपर उनकी पावर्स को सिस्टम ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। चाहे वे कितनी भी मेहनत करें, वे हमेशा कमजोर ही रहेंगे जो दूसरी दुनिया के हमलावरों के हाथों सफर करेंगे। डोग्जा सोचता है कि वो जानता है कि ये दुनिया किसका काम है। डोग्जा पीछे मुड़ता है और असुका रेन से कहता है कि वो चाहता है कि वो कोरियाई ग्रुप में शामिल हो जाए। असुका रेन ये सुनकर चौंक जाती है। सुबह के समय किले के अंदर हर कोई अपनी स्क्रीन देख रहा है। जिये पूछती है कि क्या उन्हें सिनेरियो खत्म होने तक वेरोनिका के किले की रक्षा करने की जरूरत है। डोग्जा कहता है हाँ, यही हमारा असली मिशन है, और वो उन्हें बताता है कि वो चाहता है कि वे सभी पिल्डू को किले की रक्षा करने में मदद करें। अगर जापान की पहली टीम का कोई सदस्य या वो सरपंच दिखाई दे तो उनसे सीधा मुकाबला न करें। उन्हें भागना होगा, भले ही इसका मतलब वेरोनिका को छोड़ना ही क्यों न हो। डोग्जा उनसे वादा करने के लिए कहता है। जिहे कहती है कि वो वादा करती है और डोग्जा से पूछती है कि क्या वो अकेला जाने की सोच रहा है। डोग्जा जवाब देता है कि वो सुयंग और असुका रेन के साथ जाएगा। सुयंग पूछती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। डोग्जा कहता है ईस्ट की ओर, जहां अजीब आकार की चट्टानें हैं। असुका रेन डोग्जा को बताती है कि जापान ने पहले ही उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। डोग्जा कहता है कि वो जानता है और यही कारण है कि वो उसे साथ लाया है। असुका पूछती है कि क्या वो उस पर इतना भरोसा करता है। डोग्जा कहता है कि वो नहीं करता, पर उसे उम्मीद है कि वो उसकी जान बचाने का पे बैक कर सकेगी। डोग्जा सोचता है कि वे वहां 2 दिनों में पहुंच जाएंगे और उसे वहां पहुंचने से पहले असुका से सारी जानकारी चाहिए। सुयंग डोग्जा से पूछती है कि क्या वो किंग ऑफ कैटास्ट्रोफिस को ढूंढने जा रहा है। डोग्जा कहता है कि सिनेरियो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वे उसे मार नहीं देते। असुका रेन डोग्जा से पूछती है कि क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता है कि किंग ऑफ कैटास्ट्रोफिस कौन है। डोग्जा उसे बताता है कि वो उम्मीद कर रहा था कि वो उसे ये बताएगी। असुका रेन सोचती है कि क्या वो इन लोगों पर भरोसा कर सकती है और उसे उन्हें कितना बताना चाहिए। डोग्जा सीधा पॉइंट पर आता है और पूछता है कि व्हाइट डेमन किंग इजुमी हिरोकी किंग ऑफ कैटास्ट्रोफिस कैसे बना। असुका रेन पूछती है कि उसे यह सब कैसे पता चला। सिस्टम डोग्जा को नोटिफाई करता है कि वो पता लगाने में कामयाब रहा कि कैटास्ट्रॉफ का असली राजा कौन है, और कुछ कॉन्स्टलेशंस ने उसे उसकी जबरदस्त डिडक्शन स्किल के लिए 500 कॉइन्स गिफ्ट किए हैं। डोग्जा को याद आता है कि इजुमी बाद के राउंड्स में जुंगयुक का सपोर्टर था, लेकिन उसने इस बार कैटास्ट्रोफी बनने का फैसला किया, और ये कुछ ऐसा था जो नॉवल TWSA की शुरुआत में पहले कभी नहीं हुआ था। डोग्जा असुका रेन से कहता है कि उनके पास अभी इसके बारे में चिंता करने का समय नहीं है, और ये जरूरी नहीं है कि वो कैसे जानता है। असुका रेन कहती है कि इजुमी के साथ जो हुआ
उसकी जिम्मेदार वो खुद है। उसे याद आता है कि इजुमी छोटे लोगों के कत्लेआम के खिलाफ था, लेकिन यामामोतो ने कहा कि यदि वे खुद कैटास्ट्रोफी बन जाएं तो वे आसानी से सिनेरियो जीत जाएंगे। असुका, रेन और इजुमी ये सुनकर चौंक गए थे। डोग्जा कहता है कि वो तुम ही थी जिसने एक नोट के साथ वो डायमेंशनल कैरियर पिजन भेजा था जिसमें लिखा था कि छोटे लोगों को न मारें। असुका रेन कहती है कि लीडर ने दूसरा मैसेज भेजा था जिसमें इसके उल्टा लिखा था। डोग्जा सोचता है कि अगर वे कैटास्ट्रोफी बन जाते तो उन्होंने इस सिनेरियो को पृथ्वी के किसी भी पिछले सिनेरियो से कहीं ज्यादा आसानी से क्लियर कर लिया होता। सुयंग असुका रेन से पूछती है कि क्या इसीलिए उसने अपने साथियों को मार दिया? क्या उसके साथियों की जान छोटे लोगों की जान से कीमती नहीं थी? डोग्जा कहता है कि यदि इजुमी ने रूलर्स थ्रोन का सही इस्तेमाल किया होता तो कोई समस्या नहीं होती। डोग्जा अपनी स्किल ऑमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट का लेवल 2 एक्टिवेट करता है। सिस्टम बताता है कि वो किरदार के विचारों का एक हिस्सा पढ़ सकता है। असुका रेन डोग्जा को बताती है कि रूलर्स थ्रोन की शक्ति का उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ जो पहले से ही कैटास्ट्रोफी बन चुके थे। इजुमी ने रूलर्स थ्रोन का इस्तेमाल किया और यामामोतो को हमला रोकने का ऑर्डर दिया, लेकिन उस शक्ति का यामामोतो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वो पहले से ही कैटास्ट्रोफे बन चुका था और उसने छोटे लोगों को मारना जारी रखा। देशों का मतलब खत्म हो गया था और वहां केवल 2 टीमें थीं, छोटे लोग और कैटास्ट्रोफेज। किसी एक टीम को कंट्रोल करने के लिए किसी को उस टीम का राजा बनना होगा, इसलिए इजुमी ने फैसला किया कि वो खुद किंग ऑफ कैटास्ट्रोफीज बनेगा। फिर इजुमी ने छोटे लोगों को मारना शुरू कर दिया। डोग्जा पूछता है फिर क्या हुआ? असुका रेन जवाब देती है कि उसके बाद इजुमी के साथ कुछ बहुत अजीब हुआ और इजुमी ने उससे कहा कि उससे दूर चली जाए और जितना हो सके उतनी दूर भाग जाए। डोग्जा हैरान है कि असुका रेन इसके बारे में सोचकर भी बहुत डरी हुई है। वो डोग्जा को बताती है कि उसके सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन के कारण उन्हें मारना इम्पॉसिबल है। डोग्जा बीच में ही उसे रोकता है और कहता है सॉवरेन ऑफ 8 हेड्स, जिसे सरपेंट के रूप में भी जाना जाता है और उसका असली नाम यामाता नो ओरोची है, आसमान में बिजली कड़कती है। डोग्जा सोचता है कि नॉवल में इजुमी का कॉन्स्टलेशन वो था जो सांपों का शिकार करता था, लेकिन अब उसने उसी सरपेंट को अपना साथी पाया है। सुयंग पूछती है क्या ओरोची जापानी कहानियों का एक खतरनाक मॉन्स्टर नहीं है? वो तो बहुत ही पावरफुल कॉन्स्टलेशन है। डोग्जा समझाता है कि वो सरपेंट अपने अवतार के साथ एक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट करता है और अपार शक्ति देने के बदले में धीरे धीरे अवतार का पूरा कंट्रोल छीन लेता है। सुयंग कहती है कि ऐसा लगता है कि इस सिनेरियो में हमारा काम काफी बढ़ गया है। वो डोग्जा से कहती है कि उसके पीछे तुरंत चले जाओ क्योंकि तुम्हारे पास रूलर्स थ्रोन है, जैसे ही हम उसे पालेंगे सब खत्म हो जाएगा। डोग्जा उसे बताता है कि वे अभी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सिनेरियो उम्मीद से ज्यादा टफ हो गया है, इसलिए उन्हें तैयारी के लिए कुछ टाइम चाहिए। डोग्जा कहता है कि वे वहां किसी खास बंदे से मिलने के लिए उन चट्टानों की ओर जा रहे हैं। सुयंग पूछती है क्या वो जुंगह्युक है और डोग्जा कहता है कि वहां कोई है जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। सुयंग पूछती है कि क्या सच में जुंगह्युक से भी मजबूत कोई मौजूद है। डोग्जा कहता है कि वो सही है, एक शक्तिशाली व्यक्ति जो पीसलैंड में ही पैदा हुआ था। सुयंग डोग्जा से पूछती है कि क्या उसे पता है कि यहाँ के लोग कितने कमजोर हैं। यहाँ एक भी स्वॉर्ड मास्टर नहीं है और जादू के नाम पर वे केवल एक छोटी सी आग ही जला सकते हैं। सुयंग कहती है कि वे किसी पुराने फतासी नॉवेल के गांव वालों की तरह हैं। वो गुस्से में है और डोग्जा से पूछती है कि डोकाइबी ने ऐसी जगह क्यों चुनी। डोग्जा उसे शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि ये दुनिया डोकाइबी द्वारा नहीं बनाई गई थी। वो असुका रेन की ओर वापस देखता है और वो रोने लगती है और कहती है कि वो सॉरी है। सुयंग चौंक जाती है। असुका रेन उन्हें बताती है कि पीसलैंड असल में एक कॉमिक है जिसे उसने बनाया था। डोग्जा और सुयंग उसे चुपचाप देखते हैं। कुछ समय बाद सुयंग उसे बताती है कि जब मेरा नॉवेल हकीकत बन गया तो मैंने अंदाजा लगाया था कि ऐसा भी हो सकता है। वो असुका रेन से पूछती है कि क्या इसीलिए वो छोटे लोगों की हत्या के खिलाफ थी, क्योंकि वे उसकी कॉमिक के किरदार थे। वो असुका रेन की ओर देखती है और कहती है कि हमारे पास एक असली आर्टिस्ट है जिसने कॉमिक में तो सबको बिना सोचे मार दिया पर असलियत में नहीं कर पा रही। सुयंग पूछती है कि तुमने उन्हें शुरू में ही थोड़ा मजबूत क्यों नहीं बनाया। असुका चिल्लाती है कि कोई एक ही जैसी कहानियां बार बार नहीं बना सकता। सुयंग ये सुनकर चौंक जाती है क्योंकि वो खुद एक राइटर है। वो असुका रेन की कहानी का मजाक उड़ाती है और कहती है कि यहाँ के योद्धा बस दिखने में सुंदर हैं पर लड़ने में बेकार। असुका रेन शर्मिंदा हो जाती है और सुयंग को रुकने के लिए कहती है। सुयंग उसे घूरती है और चुप रहने को कहती है। वो कहती है कि ये सब असुका रेन की वजह से है और वो पूछती है कि क्या तुमने डोकाइबी से अपनी दुनिया को हकीकत बनाने की भीख मांगी थी। असुका कहती है ये सच नहीं है। डोग्जा सोचता है कि सुयंग की इमेजिनेशन काफी वाइल्ड है। सुयंग चिल्लाती है फिर क्या। डोग्जा भी ये जानने के लिए उत्सुक है क्योंकि नॉवेल में ये नहीं बताया गया था कि पीसलैंड को ही क्यों चुना गया।
तभी वे किसी के होने का एहसास करते हैं और हमले की तैयारी करते हैं। डोग्जा अपनी तलवार बाहर निकालता है और कहता है कि वो जानना तो चाहता है पर अभी टाइम नहीं है। कोई उन पर शूरिकेन से हमला करता है। डोग्जा सबको भागने के लिए कहता है। असुका रेन कहती है कि वे पक्का विंड शैडो स्क्वाड्रन होंगे जो इजुमी को भगवान मानते हैं। सुयंग पीछे मुड़ती है और उन्हें बताती है कि वो उनके लिए कुछ समय बचाएगी ताकि डोग्जा और असुका निकल सकें। डोग्जा पूछता है कि क्या वो ठीक रहेगी और वो अपने क्लोन्स बाहर निकालती है और डोग्जा को बताती है कि वो लड़ने में मास्टर है। डोग्जा असुका रेन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो इसे सुयंग पर छोड़ रहा है। डोग्जा कहता है कि उन्हें उसे कायरजियोस ढूंढना ही होगा। असुका रेन डोग्जा को बताती है कि वो नहीं जानती कि उसका क्या मतलब है। डोग्जा उसे बताने के लिए कहता है कि किरजियोस कहाँ है और असुका रेन कहती है कि वो नहीं जानती। डोग्जा को याद आता है कि नॉवेल में केवल जिक्र किया गया है कि किरगियोस यहाँ है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। असुका रेन डोग्जा को बताती है कि उसने कभी ऐसा किरदार नहीं बनाया और यहाँ के सारे किरदार बहुत कमजोर हैं। अचानक पीछे से हमला होता है। डोग्जा सोचता है कि पक्का कुछ लोग सुयंग को चकमा देकर आ गए हैं। डोग्जा असुका रेन को बताता है कि उसे पता है कि उसकी कॉमिक पब्लिश नहीं हो पाई थी क्योंकि वो क्लासिक फंतासी नहीं थी। असुका रेन पूछती है उसे यह कैसे पता। डोग्जा लड़ते हुए बताता है कि जब रीडर्स ने तुम्हारी कहानी पसंद नहीं की तो तुमने चिढ़कर एक नया और बहुत पावरफुल किरदार कहानी में डाल दिया था। वो पीस लैंड के किसी भी अन्य किरदार की तरह कमजोर नहीं है। असुका रेन चौंक जाती है और पूछती है कि डोग्जा ये सब कैसे जानता है। डोग्जा कहता है कि भले ही वो केवल एक बार दिखाई दिया हो पर तुम उसकी एग्जिस्टेंस से इनकार नहीं कर सकती। डोग्जा सोचता है कि असुका को अपनी कॉमिक पसंद नहीं थी क्योंकि उसने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी, पर जब वो हकीकत बनी तो वो उसे मिटा नहीं सकी क्योंकि वो उसकी क्रिएटर थी। डोग्जा असुका रेन से कहता है कि चाहे तुम्हें ये दुनिया पसंद हो या ना हो, ये तुम्हारी अपनी क्रिएशन है और तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी कहानी के दीवाने थे। सिस्टम डोग्जा को नोटिफाई करता है कि उसे असुका रेन की परिस्थितियों की हाई अंडरस्टैंडिंग है और वो उसकी ईमानदारी से प्रभावित है। असुका रेन रोते हुए डोग्जा को बताती है कि वो सही है और उसे उन सब से माफी मांगनी चाहिए जिन्हें उसने अपनी कॉमिक में तकलीफ दी। तभी असुका रेन की एबिलिटी क्रिएटर ऑफ पीस लैंड जाग जाती है और पेड़ों की शाखाएं ढाल बनकर उन दोनों को दुश्मनों से बचाने लगती हैं। डोग्जा हैरान रह जाता है क्योंकि वो जानता है कि एक क्रिएटर की असली ताकत अब बाहर आ रही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अब आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। सच कहूं तो हर एक चैप्टर को अच्छे से रीड करना, फिर उसे डब करना और वीडियो तैयार करने में बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से वीडियो आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द डबिंग और वीडियो एडिटिंग खत्म करके आपके लिए नया पार्ट ला सकूं। ये सीरीज काफी लंबी है पर मैं इसे पूरा कंप्लीट जरूर करूंगा। अगर आपको मेरी ये मेहनत और डबिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।